Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. So let's start. Question number 1 is the three phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. वो तीन फेज कौन से हैं जिनमें ऑथर का उनकी ग्रैंडमदर के साथ रिलेशनशिप शो होता है तीन अलग अलग फेजेस में डिफरेंट काइंड का. तो फर्स्ट फेज चाइल्डहुड, सेकेंड बॉयहुड एंड द थर्ड वन वाज अर्ली यूथ. So in childhood, बचपन में when he went to the village school and grandmother helped him to get ready and went to school with him. तो फर्स्ट फेज जो था उसमें उन दोनों का रिलेशंस कैसा था. ग्रैंडमदर वो दोनों खुशवंत सिंह एंड ग्रैंडमदर दोनों विलेज में थे और उनके पेरेंट्स सिटी में थे. तो ग्रैंडमदर का उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, हर चीज़ में ग्रैंडमदर उनके साथ रहती थी. सेकेंडली, in the boyhood, when he went to the city school in a bus, he shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his studies. तो उस time little bit उन दोनों में relationship was there, they both were happy. But अब grandmother पूरा दिन उनके साथ नहीं रहती थी because he was admitted to a city school. Parents were here in the city, and when they both were settled here, grandmother and grandson, they were also called from the village से उन दोनों को भी बुला लिया गया. And he got admitted, खुशवंत सिंह got admitted in a city school. और वो कैसे जाता था? बाय बस. इसलिए अब ग्रैंडमदर उसके साथ नहीं जा सकती थी स्कूल और स्टडी में भी उसको हेल्प नहीं करती थी. Third phase is early youth, when he went to the university and was given a room of his own. The common link of friendship was snapped. Snapped means broken. Now, जब वो यूनिवर्सिटी गए फॉर फर्दर स्टडीज, खुशवंत सिंह वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन फॉर सेपरेट स्टडी. ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम. तब जो था, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ बोथ ग्रैंड मदर एंड एज वेल एज ग्रैंड सन. तो दोनों के बीच जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो स्नैप मीन्स टूट गया. लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 2. The three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. वो कौन से ऐसे तीन reasons हैं जिनकी वजह से grandmother बहुत disturb हो गई थी. So first was she hated western science and learning. वो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसमें वो अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर सकती थी, अपने ग्रैंड सन को हेल्प नहीं कर पाती थी. फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन वॉज दिस. आफ्टर दैट she was pained to know that there was no teaching of God and the scriptures there. Scriptures means holy books. तो उस स्कूल में, सिटी स्कूल में, स्क्रिप्चर्स की उनको टीचिंग नहीं दी जाती थी. होली बुक्स जो हमारी होती हैं, रामायण, महाभारत, ऑल दोस, और हमारे सेक्रामेंट्स, उनके बारे में नहीं. जबकि उनको पढ़ाया क्या जाता था म्यूजिक, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल दीज थिंग्स. थर्ड फॉरमोस्ट रीजन, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक. क्योंकि उसका मानना था, ग्रैंडमदर का मानना था, इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर डिसेंट पीपल. ये हम जैसे डिसेंट पीपल के लिए नहीं बना है, जेंटल फोक यानी हम सब कॉमन पीपल के लिए नहीं बना है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स. वो क्या बोलती थी? प्रोस्टिट्यूट्स मीन्स होता है हार्लॉट्स, यानी कि जो वैश्यावृत्ति में जो पीपल एंगेज्ड होते हैं उनके लिए. एंड बैगर्स मीन्स वो क्या करते हैं, इसके थ्रू बैगिंग करते हैं, गाने गा गा के वो क्या करते हैं, बैगिंग. तो म्यूजिक किसके लिए बना है? बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स. दीज थ्री रीजन्स वाई the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Let's have a look at question number 3. There are three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. वो कौन सी ऐसी तीन वेज थी जिससे ग्रैंडमदर ने जैसे ही, मतलब वो बड़े हो गए, खुशवंत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, तो कौन सी, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब ढाल लिया, अपना टाइम वो कैसे बिताती थी. मीन्स सिटी में ऐसा कोई उनका एंटरटेनमेंट का मीन्स भी नहीं था, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो ग्रैंडमदर किया करती. द थ्री वेज. शी लिव्ड अलोन इन हर रूम. वो अपने रूम में अलग रहती थी क्योंकि खुशवंत सिंह को अलग रूम दे दिया गया था. शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली.
और वो उसने अपने आप को एडेप्ट कर लिया था उस लोनलीनेस के, अकेलेपन के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लिया था, उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, स्वीकार कर ली थी. शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो क्या करती रहती थी, पूरा दिन चरखा चलाती एंड स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ साथ में साइमल्टेनियसली शी यूज टू सिंग गॉड की प्रेयर्स भी गाती रहती थी. इन द आफ्टरनून क्या करती थी, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. वो हाफ एन आवर जो था वो उनका डे का बेस्ट पार्ट हुआ करता था, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज यूज टू कम, आ जाया करती थी. कोई उनके शोल्डर पे बैठती थी, कोई उनके हेड पे बैठती थी, और वो भी ग्रैंड मदर भी उनको उड़ाने का या उनको डराने का कोई भी एफर्ट नहीं करती थी. तो वो स्पैरोज ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, और ग्रैंड मदर उनको फीड किया करती थी ब्रेड क्रम्स से. सो next question is the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. ऐसी क्या ways थी जिससे grandmother ने बिल्कुल odd way में behave किया, बहुत अजीब तरीके से behave किया just before her death, अपनी death से previous time. The author's grandmother refused to talk to them. किससे? सब घर वालों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया. Since she had omitted to pray the previous night, और जब उनकी डेथ हुई उससे वन नाइट प्रीवियस, उससे पहली रात को उन्होंने शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम्स. मीन्स अपने ग्रैंडसन के वापस आने की खुशी में उन्होंने बहुत ज़्यादा ढोल बजाए और उसको सेलिब्रेट किया. होम कमिंग को कैसे सेलिब्रेट किया, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम. वो घर वालों से बात करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी. She ignored their protest, और जब वो continuously she was beating the drums and singing songs, तो घर वालों ने इस बात का प्रोटेस्ट भी किया कि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हैं, she should not do all such kind of things. But she ignored. She lay peacefully in bed praying and telling beads. वो क्या करती रही, वो पीसफुली अपने बेड पे लेटी रही, एंड उसके बाद उन्होंने अपने बीड्स, रोजरी बीड्स जो थे उनको, माला जो थी वो जपती रही. Next question is the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. जब author की grandmother उनकी वो डाइड हो गई थी, मर गई थी, उसके बाद सॉरोस का क्या एक्सप्रेशन था, वो उन्होंने अपना सॉरो कैसे एक्सप्रेस किया. तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर. ऑथर की ग्रैंडमदर के चारों तरफ सारी की सारी जो बर्ड्स थी, स्पैरोज थी, वो आकर के बैठ गई. देयर वाज नो चर्पिंग्स, कोई चर्पिंग नहीं थी, कोई चहचहाट नहीं थी चिड़ियाओं की. द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम. एंड ऑथर की मदर को ये पता था कि ऑथर की ग्रैंडमदर उनको क्या देती हैं, ब्रेड क्रम्स. दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उन बर्ड्स ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उन ब्रेड क्रम्स की तरफ. एज सून एज द ग्रैंडमदर्स कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. सो जब ग्रैंडमदर का जो कॉप्स था, डेड बॉडी थी, उसको लेके जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली विदाउट ईटिंग इवन अ सिंगल ब्रेड क्रम. तो बिना किसी ब्रेड क्रम को खाए दे फ्लू अवे. दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो. तो इसीलिए वो जो बर्ड्स माता मनाने आई थी, उन्होंने इस प्रकार अपना सॉरो व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया. हाउ लॉन्ग हैड द नरेटर नॉन हिज ग्रैंड मदर ओल्ड एंड रिंकल्ड. कितने टाइम से जो नरेटर था उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को वैसे ही देखा था, ये रिंकल्ड एंड ओल्ड, बहुत ओल्ड वे में और रिंकल्ड फेस के साथ. व्हाट डिड पीपल से, पीपल क्या कहा करते थे ग्रैंड मदर के लिए. हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट, और इस पे नरेटर का क्या रिएक्शन था. द नरेटर हैड नॉन हिज ग्रैंड मदर. नरेटर उनको जानता था, कब से उनको देखा था नरेटर ने, कैसा, ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द लास्ट 20 years. हियर द नरेटर सेज दैट आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर. मैंने लास्ट 20 years से मैं अपनी ग्रैंड मदर को इसी वे में देख रहा हूँ, कैसा, बूढ़ा और रिंकल्ड फेस के साथ. वो कब जवान थी वो तो मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. शी वॉज टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी. परहैप्स शी कुड हैव नो लुक्ड, perhaps she could not have looked older. People said, शायद वो नहीं भी लगती होंगी बहुत ज़्यादा.
बट पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लेकिन लोगों का कहना था कि वो कभी बहुत ज़्यादा यंग थी एंड प्रिटी भी थी. दे सेड दैट शी इवन हैड अ हस्बैंड, और वो कहा करते थे कि उनके कोई हस्बैंड भी था. द नरेटर फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, लेकिन नरेटर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था. So next question is, how did the narrator's grandfather appear in the portrait? When you'll read the chapter, on the first page you will see थोड़ा सा description है grandfather का. portrait में उनका physique कैसा था, about that only. His grandfather looked very old, वो बहुत ज़्यादा old नज़र आते थे. He had a long white beard, उनकी जो beard थी that was also white. His clothes were loose fitting के वो कपड़े पहनते थे. He wore a big turban. He looked too old to have a wife or children, और उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि कभी वो एक हस्बैंड भी रहे होंगे, यानी कि उनकी वाइफ होगी और उनके बच्चे भी होंगे. क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उनको देख के लगता था कि वो 100 ईयर्स ओल्ड हैं, कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, तो वो एक हस्बैंड के लायक नहीं, वो एक ग्रैंड फादर जैसे ही रहे होंगे स्टार्टिंग से एंड तक. मीन्स वो इतने बूढ़े लगते थे. ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनको देख के लगता था कि शायद इनके हमेशा ग्रैंड चिल्ड्रन ही हुए होंगे, वो कभी हस्बैंड तो होंगे ही नहीं. मीन्स मतलब इतने बूढ़े थे, कहने का ये मीन्स है. देन क्वेश्चन नंबर 9, explain, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो grandmother के लिए words use करना young and pretty, ये thoughts थोड़ी सी उसको revolting means opposite you can say. तो the narrator's grandmother was terribly old, वो बहुत ज़्यादा old थी. She could not appear young and beautiful, अभी उनको देख के लग नहीं सकता था कि वो कभी young भी होंगी और कभी beautiful भी होंगी. Her face was a crisscross of wrinkles, और उनके face पे crisscross का means होता है, आपने बूढ़े लोगों के फेस पे देखा होगा बहुत सारी लाइंस बनी होती है, क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी लाइंस, तो उनके फेस पे बहुत सारी क्रिस क्रॉस रिंकल्स थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. शी वॉज शॉर्ट, ये उनका फिजिक का डिस्क्रिप्शन है. वो कैसी थी? शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंड थी, हल्की सी झुकी हुई थी. द वेरी आइडिया ऑफ हर बीइंग यंग एंड प्रिटी डिड नॉट अपील टू द माइंड. तो जब कोई उसके उनके बारे में अगर ये कहे कि वो बहुत ज़्यादा कभी यंग जब वो थी तब बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, तो ये चीज़ पॉइंट के माइंड को अपील नहीं करती. वो बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नरेटर्स ग्रैंडमदर कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. अब उसने कहा कि वो पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो प्रिटी नहीं थी, मीन्स फिजिकल ब्यूटी वॉज नॉट देयर, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल कहने का सेंस यहाँ क्या है, इस सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? शी वॉज टेरिबली ओल्ड टू अपीयर प्रिटी. अब इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो प्रिटी तो लग नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ फिजिक, क्योंकि जो उनकी बैक थी वो भी बेंट हो गई थी, क्रिस क्रॉस लाइन्स थी, यानी फिजिकल ब्यूटी वॉज नॉट देयर. Her face was a crisscross of wrinkles. She was short, fat, slightly bent. We have discussed. She did not create any physical appeal or attraction. और उनको देख के कोई physically कोई attract हो भी नहीं सकता था. However, in her spotless white sari, जो वो white dress पहना करती थी, white साड़ी पहना करती थी, वो उनकी beauty में add होती थी, मतलब उनकी beauty को enhance करती थी. Grey hair, she was a picture of serenity, पीस, सोबरिटी एंड ब्यूटी. लेकिन जो उनका अपीयरेंस था, जो वो साड़ी पहनती थी और वो जो उनका ड्रेसिंग सेंस और उनके फेस को देख के एक कामनेस, सेरेनिटी यानी पीसफुलनेस जो झलकती थी, उससे हम कह सकते थे कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. Next question is, why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? तो क्यों वो ऐसा कहता है कि ऐसा बिल्कुल इस बात पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि वो कभी यंग और प्रिटी थी. शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड लेडी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी. शी हैड बीन ओल्ड रिंकल्ड फॉर मोर देन 2 decades, यानी कि उनको देख के लगता था कि वो कितने युगों से मतलब वो ऐसी रिंकल्ड और ओल्ड फेस में है. इट इज सेड दैट वन शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी बट इट इज हार्ड टू बिलीव. सो कोई लोग भी कहते थे कि कभी वो सुंदर थी, बट अब उनके फिजिक को देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी इतनी सुंदर रही होंगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर्स ग्रैंडमदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. तो कॉमेंट,
नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी दिखती थी, विंटर लैंडस्केप, माउंटेन्स पे जब चारों तरफ बर्फ पड़ जाती है तो विंटर में वो लैंडस्केप कैसा नजर आता है, इसके बारे में। द ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट साड़ी, स्पॉटलेस वाइट साड़ी, शी हैड सिल्वरी हेयर, उनके हेयर भी वाइट थे, साड़ी भी वो वाइट पहनती थी, हर वाइट लॉक्स, लॉक्स मीन्स होता है बालों के गुच्छे, लॉक्स ऑफ हेयर, जुल्फे यू कैन से, तो बालों के जो उनके लॉक्स थे स्प्रेड अनटाइडली ओवर हर फेस एंड ओवर हर पेल एंड रिंकल्ड फेस, जो उनका पेल मुरझाया हुआ यू कैन से बिकॉज ऑफ द एज, और रिंकल्ड फेस जो था उस पे उनके जो लॉक्स थे वो बिखरे रहते थे। शी लुक्ड लाइक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वो कैसी नजर आती थी, ऊपर से नीचे तक पूरे वाइट में लिपटी हुई, सेरेनिटी, कामनेस, बिल्कुल सोबर सिंपल ऐसी नजर आती थी जैसे कि माउंटेन्स पे बर्फ पड़ गई हो। द स्ट्रैच ऑफ स्नो ओवर द माउंटेन्स लुक इक्वली वाइट एंड पीसफुल, और उनको देख के लगता था कि सच में ये कैसा है, जैसे माउंटेन्स पे बर्फ पड़ी हो। सो हर सिल्वरी लॉक्स एंड वाइट ड्रेस मेड हर लुक लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. Thank you students. Watch second part for more textual and additional questions. Stay connected. Keep watching. Thank you so much.